एक नन्हे बच्चे की भटकती आत्मा। मीता का 1 वर्षीय बच्चा अचानक ही हिचक हिचक कर रोने लगा। मीता ने बहुत कोशिश की, चुप नहीं हुआ। आखिरकार उसे सनी को उठाना ही पड़ा। मीता, सनी मुझसे तो चुप हो नहीं रहा तुम्हारा यह लाडला, अब तुम ही कुछ करो। सनी ने टाइम देखा। ओह, रात के 2 बजे रहे थे और यह मनु। सनी ने उसे भींच कर अपने सीने से भींच लिया। घूम घूम कर थपकियां दे देकर वो मनु को सुलाने लगा। कुछ देर में ही मनु सो गया। सनी ने उसे पालने में लिटा दिया। 1 घंटे बाद बंद कमरे की खिड़कियों पर थपथपा थपाथप थपकियों की आवाजें आने लगीं। पति पत्नी दोनों उठकर बैठ गए। मनु फिर सुरालापने लगा। अब मनु बार बार कमरे में रखी अलमारी की तरफ हाथ की अंगुली भी करता जा रहा था। फिर वो खिड़कियों की तरफ अपनी हथेली करने लगा। सनी मीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो यह मनु का आलाप और ऊपर से खिड़कियों का भड़भड़ाना। सुबह के 4 जरूर बज रहे थे, पर था तो अभी घोर अंधेरा ही। सनी, मीता जरा खिड़की खोलकर तो देखो। और जैसे ही मीता ने खिड़की खोलकर देखी, एक भयंकर हवा का झोंका जैसे खिड़की में से बाहर की ओर लपका। और फिर मनु भी चुप हो गया। थोड़ी ही देर में सो भी गया। सुबह होते ही सनी और मीता मनु को डा के पास ले गए। वर्मा जी, मैंने सारे चेकअप कर लिए हैं, कोई अंदरूनी दिक्कत नहीं है। हो सकता है पेट में दर्द हो गया होगा। थैंक गॉड, हम मनु को घर ले आए। सनी 10 बजे अपने ऑफिस चले गए। शांताबाई, रात को मनु सारी रात रोया। बताना तो, शांताबाई मनु का मनोयोग से मुआयना करने लगी। अरे मैम सा, ऊपरी है ऊपरी। कल मंगलवार है ना, हनुमान जी का ढोक लगवा आना और काला धागा जरूर बंधवा लेना। अच्छा मैम सा, मैं कल यहाँ अलमारी पर एक तस्वीर भूल गई थी, ले जाऊं? मुझे भी दिखाना। बाई ने मुझे वो तस्वीर दिखाई। बहुत ही प्यारे बच्चे का बहुत ही खूबसूरत हाथों से बनाया कैनवास, इतना जीवंत जैसे अभी बोल उठेगा। अच्छा बता, क्या तूने कैनवास मनु को दिखाया था? वो बार बार अलमारी की तरफ हाथ कर रहा था। नहीं मैम सा, मैंने तो मनु को नहीं दिखाया। बाई वो तस्वीर लेकर चली गई। रात को मनु जल्दी ही सो गया था और हम भी जल्दी सोकर कल की कमी पूरी कर रहे थे कि अचानक ही रात की नीरवता को तोड़कर डोरबेल बज उठी। डोरबेल निरंतर ही बजती चली जा रही थी। सनी ने घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। मैम सा, हमारे बिटुआ को बचाई लो। मैम सा, शांताबाई लगातार ही झार झार रोते जा रही थी। क्या हुआ बिटुआ को? लगातार 2 घंटे से पानी की उल्टी कर रहा है। सनी ने फुर्ती से कार निकाली। बाई के घर से बिटुआ को लेकर दौड़ा दी अस्पताल की ओर। बिटुआ को इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने बताया, बच्चा बच गया है, आप समय पर ले आए, वरना 10 मिनट की देरी भी प्राणलेवा थी। सनी बहुत परेशान हो रहे थे। ये हो क्या रहा है? पहले उनका मनु सारी रात रोया, फिर बाई का बच्चा। वो आज ऑफिस नहीं गया। अपने दोस्त हेमंत को घर बुला कर सारी परेशानी बताई। हेमंत, अरे तुम विश्वास करो तो तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। सनी, हाँ बोलो। हेमंत, अरे मत कहना कि मैं विश्वास नहीं करता। एक पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, देवराज। मैं एक बार उन्हें यहां ले आता हूं। कभी न मानने वाला सनी आज मान गया और 1 घंटे में ही देवराज को ले आया। देवराज ने कमरे का निरीक्षण करके कहा, कल रात को इस कमरे में कोई आत्मा कैद थी और खिड़कियां भड़भड़ा रही थीं। आखिर खिड़कियां खोलते ही यहां से आत्मा खिड़की में से तेज गति से बाहर की ओर गई। आपने भी हवा का अंदर से बाहर बहना महसूस किया होगा ना? अब सनी तांत्रिक को फटी फटी आंखों से देखे जा रहा था। ये बात तो उसने हेमंत को भी नहीं बताई। फिर यह तांत्रिक, वह समझ गया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। सनी फफक कर रो पड़ा। हमसे क्या भूल हो गई स्वामी, मेरा बच्चा तांत्रिक, नहीं रो मत, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन किसी और के बच्चे की भी जान जा सकती है। हमें उस आत्मा को ढूंढना होगा। अच्छी तरह से ध्यान करके बताओ कि क्या कल यहाँ इस कमरे में कोई बाहरी वस्तु थी? मीता, हाँ हाँ, कल बाई ने बाहर से एक तस्वीर लाकर इस अलमारी पर रख दी थी। तांत्रिक, अब कहाँ है वो तस्वीर? मीता, वो तो बाई कल सुबह ही ले गई। चलो। और हम सब भागे बाई के घर की ओर। पूछने पर बाई ने वो तस्वीर तांत्रिक के हाथों में दे दी। नेत्र मूंद कर तांत्रिक ने तस्वीर पर हाथ फेरा। यही है विघ्न की जड़। तांत्रिक ने पूछा, ये तस्वीर तुम कहाँ से लाई हो? बाई ने सनी की तरफ मुंह करके कहा, वो जो पास में राधिका भाभी है ना, उनके घर के नीचे पड़ी थी। अब तस्वीर लेकर राधिका के घर की तरफ लपके। सनी ने राधिका को तस्वीर दिखाकर पूछा, भाभी जी इस तस्वीर को पहचानती है? राधिका, हाँ सनी, यह तस्वीर मैंने ही खरीदी थी।
सनी बेचैनी से पूछ बैठा, कहाँ से भाभी? राधिका, पिछले माह ही जो हैंडीक्राफ्ट मेला लगा था वहां से। तांत्रिक, फिर इसे नीचे क्यों फेंका? राधिका, मैंने नहीं, मेरे पति राजेश ने फेंका। अब राजेश को फोन करके ऑफिस से बुलाया गया। राजेश, हाँ मैंने ही फेंका इस मनहूस तस्वीर को। इस तस्वीर के आने के बाद हमारे घर की सुख शांति समाप्त होने लगी थी। मैं दफ्तर में लेट होने लगा। हम दोनों में आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। मैं समझ गया कि यह इस मनहूस का ही काम है और क्रोध में आकर मैंने इसे 4 दिन पहले नीचे फेंक दिया। हेमंत, राजेश भैया, सच सच बताना, अब घर में फर्क है। राजेश, हाँ अब पहले जैसी शांति है। अब हम सब की दौड़ हुई मेले के इंक्वायरी ऑफिस की ओर। वहां से पता लगा कि यह कैनवास तो नेपाल की एक शाइनअप पर था। हमें चैन कहाँ, हमारे एटीएम लेकर हम चल पड़े नेपाल की ओर। वहां वो दुकान हमें शीघ्र ही मिल गई। हमारे तमतमाते चेहरों को देखकर दुकानदार तो शीघ्र ही डर गया। साहब, एक उजाड़ पड़े। बंगले के चौकीदार ने इसे मुझे सिर्फ 1,000 में बेचा था। अब चौकीदार बहादुर को बुलाया गया। वो सारी बात सुनकर हमारे पांवों पर पड़ गया। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। रो मत और इस तस्वीर और बंगले की सारी कहानी बताओ। बहुत दर्दनाक कहानी है साहब। बंगले के मालिक यशवंत सिंह और उनकी पत्नी मालविका दोनों ही प्रतिष्ठित राजघराने के थे। दोनों बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेमी स्वभाव के थे। बहुत ही सुखी जीवन था उनका। यश, सम्मान, ऐश्वर्यता, सभी कुछ तो था उनके पास। लेकिन फिर एक दिन उनके सुखी जीवन पर ऐसा ग्रहण लगा कि सबको समाप्त कर ही दिया। मालकिन मां बनने वाली थी। हमेशा गुनगुना तो रहती थी। नया प्यारा सा बहुत प्यारा गोरा गुलाबी बालक आया भी, लेकिन मात्र 1 घंटे की सांसें लेकर चला गया। मालकिन विक्षिप्त हो उठी। मेरी पत्नी कमला ही उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। उन्हें बहलाने के लिए एक दिन मालिक ने उन्हें रंगों का डिब्बा और कैनवास लाकर दे दिया। क्योंकि कैनवास बनाने में वो बहुत माहिर थीं और उनकी कैनवास की कुछ प्रदर्शनियां भी लग चुकी थीं। वो रंग देखकर चहक उठी और उन्होंने कैनवास पर रंग फेरने शुरू कर दिए। उन्हें खुश देखकर मालिक भी खुश हो उठे। उन्होंने समझा मालविका ठीक हो रही हैं। लेकिन एक दिन जब मालकिन ने चहकते हुए कैनवास के आगे से पर्दा हटाकर दिखाया, देखो यशवंत मेरा शानू, मालिक रो पड़े। वो समझ गए मालविका अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। न तो मालकिन को मालिक से कोई लगाव रह गया था, न ही अपने आप से, और एक दिन मालिक ने इस कैनवास को श्राप दे ही डाला। मालविका, मनहूस है तुम्हारा यह कैनवास, ये जहां भी जाएगा मनहूसियत और दुख ही फैलाएगा। ऐसा कहकर अपने एकाकी जीवन से घबराकर मालिक ने विष पान करके हमादा करके अपने जीवन का प्राणांत कर लिया। मालकिन को कौन सा जीना था, न जीना था। भू हूँ हूँ मेरे शानू को डांटा, नहीं शानू, पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बस गुस्से में डांट दिया। मालकिन ने हम दोनों पति पत्नी को अपने पास बुलाकर कैनवास मुझे सौंप दिया। मुझे वचन दो बहादुर, शानू को हम दोनों से कभी जुदा नहीं करोगे। इस कैनवास को हम दोनों के बीच में ही रखोगे हमेशा के लिए। और उसी दिन ही मालकिन ने भी प्राण त्याग दिए। मैं पापी हूं मैंने अपनी मालकिन की अंतिम इच्छा को धोखा दिया। मत रो बहादुर, हमें उस बंगले पर ले चलो। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, जैसे ही वो सब बंगले की बाउंड्री पर पहुंचे, मैन गेट अपने आप खुल गया। कैनवास जो कि हेमंत के साथ में था, हाथ से छूटकर उड़ चला। कैनवास बंगले के गेट पर अधर में झूल रहा था। उन सब ने देखा, तांत्रिक ने भी देखा। बंगले का दरवाजा पर अपने आप खुल गया। कैनवास अंदर प्रवेश कर गया। हमने बंगले में प्रवेश किया। बहादुर ने सभी लाइटें इन कर दी। बहुत बड़ा हाई नल था जिस पर 3 दीवारों पर पूर्वजों की ऐश्वर्य वाली तस्वीरें लगी हुई थीं, और सामने की दीवार पर ही अपने माता पिता की तस्वीर के बीच में ही वो कैनवास सेट हो गया। अपने आप ही ऐसा लगा कैनवास का बच्चा हमसे मुस्कुरा कर कह रहा है, देखो, आ गया ना मैं अपने मम्मी पापा के पास। एक बच्चे की भटकती आत्मा ने अपने माता पिता को ढूंढ ही लिया। वापसी पर सनी ने बहादुर को खर्चे के लिए रुपए दिए और कहा, विजिटिंग कार्ड देकर कहा कि और आवश्यकता पड़े तो बात कर लेना, अभी तुम बंगले की रखवाली करो। तांत्रिक ने बहादुर को हिदायत दी कि चाहे जो भी हो जाए, इस बच्चे के कैनवास को यहां से मत हटने देना और निश्चिंत होकर वो सब वापस लौट आए। सब